नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, शॉर्टकट में क्या कहेंगे, NCF 2005। ठीक है, नाम ही में है, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। यानी कि ये क्या है आखिर, कौमी दरसियात का खाका, यानी कि नेशनल, राष्ट्र की पाठ्यचर्या कैसी हो, स्कूल प्रॉपर तरीके से कैसे चले। पाठ्यचर्या का मतलब सिलेबस नहीं, सिलेबस तो पाठ्यचर्या का जस्ट एक अंग है, एक पार्ट है। मतलब पूरा स्कूल की व्यवस्था कैसी हो, पूरा का पूरा स्कूल की पाठ्यचर्या कैसी हो, पूरा अरेंजमेंट कैसे हो, उसमें सिलेबस भी आ जाएगा, मुआयना कैसे किया जाए, बच्चों की डेवलपमेंट कैसे हो, कितना बजे क्लास खुलना, कितना बजे से कितना बजे तक क्लास चले, स्कूल कब खुले, बंद कैसे हो, पूरा ड्रेसिंग से लेकर पूरी की पूरी प्रॉपर तरीके से स्कूल कैसे चलना चाहिए, इसी का फ्रेमवर्क बनाया गया है, यानी कि रूपरेखा, जिसको कहा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ये क्योंकि ये पूरे राष्ट्र लेवल पर फॉलो किया जाएगा, पूरे भारत में फॉलो किया जाएगा, इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। यानी कि एक रूपरेखा, फ्रेमवर्क तैयार किया गया कि हाँ, एक स्कूल कैसे चलना चाहिए प्रॉपर तरीके से, जिसमें सभी बच्चों का विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो इसी वजह से क्या कहते हैं, राष्ट्रीय को कौमी, और पाठ्यचर्या यानी कि दरसियात, और फ्रेमवर्क यानी कि रूपरेखा को उर्दू में खाका कहते हैं। तो कौमी दरसियात का खाका, यानी कि दरसियात कैसा हो, एक विद्यालय, एक स्कूल का जो पाठ्यचर्या हो वो कैसी होनी चाहिए, इसी की रूपरेखा यानी कि खाका तैयार किया गया है, जिसे क्या कहते हैं, कौमी दरसियात का खाका 2005, क्योंकि ये 2005 में लाया गया था। अब ऐसा नहीं है कि इसके पहले नहीं आया है, ये चौथा एनसीएफ है जो 2005 में लाया गया था। इसके पहले भी एनसीएफ आ चुके हैं, पहली बार 1975 में आया था, दूसरी बार 1988 में आया, तीसरी बार 2000 में आया था, और ये चौथी बार एनसीएफ आया जो 2005 में आया, और ये अभी भी पूरे भारत में लागू है। ये चौथा एनसीएफ था 2005 में जो आया था। ठीक है, और यही चारों तरफ नाफिज है, यानी कि लागू है। इसी रूल को फॉलो किया जाता है, इसी रूपरेखा को तैयार करके फॉलो किया जाता है हर एक स्कूल में। तो पहली बार 1975, दूसरी बार 88, 2000 और फिर 2005। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये 2005 में एनसीएफ आया था, और इसका मेन मोटिव क्या था, एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, क्योंकि ये राष्ट्र की पाठ्यचर्या कैसी हो, राष्ट्र में विद्यालय यानी कि स्कूल कैसे चले, पाठ्यचर्या कैसी हो, उसकी रूपरेखा यानी कि फ्रेमवर्क तैयार करता है, जिससे बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चे का विकास हो। विकास को उर्दू में नशोनुमा कहते हैं। तो तलबा की नशोनुमा हो, इस पर फोकस किया गया था, यानी कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चों को शिक्षा यानी कि तालीम बोझ ना लगे। यानी कि एनसीएफ 2005 का मेन मोटिव था तालीम बिना बोझ के। क्या मेन मोटिव था, तालीम बिना बोझ के। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, तालीम बिना बोझ के, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, तालीम बिना बोझ के, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के। बच्चों को बस्ते का बोझ भारी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, वो जब स्कूल में जाए पढ़ने के लिए, तो बस्ते का बोझ हल्का करना आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, आपका फर्ज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बच्चों का जो तालीम है वो बोझ ना लगे, इस तरीके से आपको पढ़ाना है। हेलो, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एनसीएफ 2005 का मेन मोटिव, उद्देश्य क्या था, तालीम बिना बोझ के, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। और ये एनसीएफ 2005
लाने वाला कौन था? तो एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर, एनसीईआरटी। अच्छा एक बात बताइए, ये जो एनसीएफ 2005 लागू किया गया था 2005 में, इसका मेन मोटिव तालीम बिना बोझ के था, लर्निंग विदाउट बर्डन, और इसको लाने वाला एनसीईआरटी था। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, याद रखना। हम्म, ठीक है, इस चीज को लिख दीजिएगा। एनसीएफ 2005 ये लाने वाला कौन था? तो एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर रिसर्च, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक, इसको लाया था एनसीईआरटी ने। अब इसमें कहा क्या गया, यानी कि ये जो कौमी दरसियात का खाका तैयार किया गया था, ये फ्रेमवर्क यानी कि रूपरेखा तैयार की गई थी, तो इसमें कहा क्या गया था, ध्यान से सुनिए। इसमें सबसे पहली बात, तो फोकस तो इसी पर था कि तालीम को बोझिल नहीं बनाना है, शिक्षा को बोझिल नहीं बनाना है, बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाना है, ताकि बच्चे को शिक्षा बोझ ना लगे। इसमें पहला पॉइंट कहा गया था कि बच्चों की स्कूली जिंदगी उनके बाहर की जिंदगी से हम आहंग होनी चाहिए, यानी कि बच्चे को क्या करना है, जो कुछ भी आप पढ़ाएंगे तो उसकी स्कूली जिंदगी और उसकी जो बाहर की जिंदगी है उसे रिलेट करके पढ़ाएंगे। जो बच्चा बाहर अपने परिवार में या फिर बाहर स्कूल के बाहर की चीज़ों को देखता है, सुनता है, समझता है, बाहर की चीज़ों से यानी कि बाहर की ज़िंदगी से और स्कूल की ज़िंदगी से रिलेट करना है, रिलेट करके समझाना है। ठीक है, जो कुछ भी आप स्कूल में पढ़ाएंगे समझाएंगे तो उसके रियल ज़िंदगी, रियल लाइफ का उदाहरण देते हुए, एग्जाम्पल, मिसाल देते हुए आप जो है ना बच्चे को सिखाएंगे। यानी कि बच्चों की स्कूली जिंदगी और बाहर की जिंदगी से आप क्या करेंगे, दोनों को रिलेट करेंगे, और स्कूली जिंदगी जो है ना उसमें जो कुछ भी आप सिखा रहे हैं रियल लाइफ को का एग्जाम्पल देते हुए आप बताएंगे। दोनों जो है ना जुड़े होने चाहिए। स्कूली जिंदगी ऐसा लगना नहीं चाहिए बच्चों को कि हम स्कूल में आ गए और इसमें हमें बोझ लग रहा है, यानी कि स्कूल में आ करके बच्चा बर्डन फील ना करे। उसको बाहर की जिंदगी, जिस तरीके से वो अपने घर पर रहता है, बाहर की जिंदगी है, घर से बाहर रहता है, ठीक है, और घर पर रहता है, जिस तरीके से बाहर की जिंदगी होती है उसी तरीके स्कूल में भी वैसा ही होना चाहिए, एकदम फैमिली टाइप, घर की जिंदगी की तरह स्कूल की भी जिंदगी। बस इसमें आपको उस तरह का माहौल बना करके बच्चों को सिखाना है। ठीक है, आगे पॉइंट कहा गया है यही बात कि बच्चे को रटाना नहीं है, रट्टाफिकेशन वाला काम बंद। पहले ये होता था कि बच्चों को रटा रटा करके पढ़ाई को बोझिल बना दिया जाता था, लेकिन अब जो है ना ये जो 2005 में एनसीएफ आया, तो इसका ये भी रूल लिखा था कि रट कर सीखने के तरीकेकार की हौसला शिकनी होनी चाहिए, यानी कि रट कर रटाना नहीं है बच्चे को, बच्चे को समझाना है और वही काम करनी है, यानी कि रियल लाइफ से जोड़ करके बच्चों को बताना है, ताकि स्कूली लाइफ और रियल लाइफ में कोई अंतर ना हो, डिफरेंशिएशन ना हो। यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग करानी है बच्चे को, अर्थपूर्ण अधिगम कराना है। मीनिंगफुल लर्निंग मतलब अर्थपूर्ण अधिगम, बच्चा अर्थ को सीखे, अर्थ को समझे, अर्थपूर्ण अधिगम। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग, बच्चे को रटाना नहीं है, मानी को समझाते हुए बढ़िया बढ़िया रियल लाइफ का एग्जाम्पल देते हुए जो है आप बच्चे को सिखाएंगे, रटाना नहीं है। फिर उसके बाद से अगला पॉइंट कहा गया था कि बच्चों को किताब मरकोज तालीम से हटाकर हम जहत नशोनुमा की तरफ लेकर के जाएं। एक टीचर का काम है कि बच्चों को सिर्फ किताब का कीड़ा नहीं बना देना है, रटा रटा कर, पढ़ा पढ़ा कर आप सिर्फ किताबी कीड़ा ही नहीं, बच्चे को
क्या करना है, हम जहत नसोनुमा, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बच्चा सिर्फ किताबी कीड़ा ही ना बन जाए, सिर्फ वो पढ़ने में ही रुचि ना रखे, वो खेलने में ही उतना ही रुचि रखे जितना पढ़ने में रख रहा है। ठीक है, तो बच्चे को आप जो है ना फिजिकली फिट रख रहे हैं, और पढ़ाई पर बच्चा उतना ही ध्यान दे जितना वो खेलने कूदने पर, यानी कि फिजिकली फिट होना चाहिए। इमोशनली बच्चा मजबूत होना चाहिए। ठीक है, मेंटली वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, मेंटली भी वो, दिमागी रूप से भी वो मजबूत हो, और सोशली समाज में भी वो जो है ना हर एक चीज़, हर एक पहलू को समझे। ऐसा ना हो कि बच्चा इतना भोला बन जाए पढ़ाई करने की इस पूरी क्रिया में, इस पूरे काम में, पढ़ाई करना और फिर खेलना कूदना, इसमें ये इस तरीके से लग जाए कि सोशली वो उसका डेवलपमेंट ना हो। तो बच्चे को सोशली रूप से भी उसकी नशोनुमा होनी चाहिए, यानी कि सामाजिक तौर पर अगर बात करें तो समाज में कैसे बात किया जाता है, समाज में कैसे रहा जाता है, समाज में लोग उसे बेवकूफ़ ना बना दे, यानी कि बच्चा इतना भी भोला ना हो कि लोग उसे बेवकूफ़ बना दे। यानी कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की, यानी कि सर्वांगीण विकास की, हम जहत नशोनुमा की, हर एक चीज़ में बच्चा आगे हो। ठीक है, किसी भी तरीके से वो कमज़ोर ना हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और सोशली सभी तरह से उसका क्या हो, नशोनुमा हो, यानी कि विकास हो। ठीक है, तो ये बात की गई, यानी कि बच्चों को सिर्फ किताब में ही घुसा करके नहीं रखना है, उसको किताबी कीड़ा नहीं बना देना है, रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं होना चाहिए। ऐसे आप लोग 3 इडियट मूवी देखे होंगे, वो जो क्या नाम है, मैं भूल गई हूँ क्या कैरेक्टर का नाम था, वो हमेशा याद ही करता रहे, रटता ही रहता है, और रट रट कर फाइल बदल जाती है, और उसको पता भी नहीं चलता है कि हम बोल क्या रहे हैं, और अपने प्रिंसिपल की ही क्या कर देता है, रोस्ट कर देता है, अपने प्रिंसिपल की प्रशंसा करने के बजाय बेइज्जती कर डालता है। क्यों? क्योंकि वो रटा रहता है, उसको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या याद कर रहे हैं, सिर्फ रट रहा है, रट रहा है, रट रहा है, सिर्फ याद कर रहा है, उसको समझ नहीं रहा है। तो बच्चे को ऐसे भी नहीं बनाना है। वो जो सबसे पहले आप समझाइए, समझाएंगे यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम होगा, तो बच्चे को डेफिनेशन याद कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बच्चा अपने आप ही डेफिनेशन परिभाषा तैयार कर लेगा। तो ये बात कही गई है, और बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं, होलिस्टिक डेवलपमेंट आपको करना है, हर चीज़ में वो आगे हो, खेलने कूदने में भी, पढ़ाई में भी, हर चीज़ में आगे हो, सोशली भी उसका विकास हो, सामाजिक रूप से भी समाज में 2-4 लोगों से बात कर पाए। ठीक है, उसके बाद से मेंटली, इमोशनली सभी तरह से उसका विकास हो। बच्चों को मौका, वक्त और आज़ादी दी जाए। यहाँ पर कहा गया है कि एक शिक्षक यानी कि उस्ताद का रोल है फैसिलिटेटर का। आप फैसिलिटी दीजिए बच्चों को, बाकी बच्चा अपने आप से ही सीख जाएगा। बच्चे को मौका दीजिए, ठीक है, वक्त दीजिए और आज़ादी दीजिए। अगर आप देते हैं तो बच्चा खुद से ही, जब उसके ऊपर आता है ना, तो वो खुद अपने आप ही दिमाग लगाता है। जब तक आप बच्चे पर छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो खुद का दिमाग यूज़ नहीं करेगा। आप खुद ही बता देंगे बच्चे को ऐसा करना है, वैसा करना है, तो वो अपना दिमाग नहीं लगा पाएगा। तो जो भी आप एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, और जो भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे रहे हैं, तो बच्चे को आप मौका दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं और आज़ादी दे रहे हैं। तो बच्चा जब प्रोजेक्ट बनाएगा तो अपने आप से दिमाग लगाएगा, उसके खुद का दिमाग चलेगा। तो आप एज अ, आपका रोल क्या है? फैसिलिटेटर का। आप उस्ताद हैं और आपका रोल है फैसिलिटेटर का, और आप बच्चों को फैसिलिटी देंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें देंगे, मौका देंगे, आज़ादी देंगे, वक्त देंगे, ताकि बच्चा खुद से दिमाग लगा पाए, और खुद से दिमाग लगाकर जो मेंटली है उसकी नशोनुमा हो जाए, यानी कि दिमागी तौर पर उसका विकास हो। ठीक है, स्कूल का निज़ामुल औकात लचीला होना चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबल कहा गया है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। देखते हैं सरकारी स्कूल की अगर बात करें, स्कूल जो होता है गर्मी के दिन में मॉर्निंग हो जाता है, ठंडी के दिन में डे हो जाता है। परीक्षा में भी ऐसा कहा गया है कि 1 से लेकर 8वीं क्लास तक, यानी कि 8वीं दर्जे तक आप बच्चों को फेल नहीं कर सकते हैं, बच्चे को फेल आप नहीं कर सकते हैं। निज़ामुल औकात भी लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम से लेकर के जो भी निज़ामुल औकात है, वक्त में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर क्या गया है
तालीमी अमल बच्चों में उकताहट और ज़हनी तनाव ना पैदा करे। आपको ऐसे पढ़ाना है कि तालीमी अमल यानी कि जो शैक्षणिक प्रक्रिया है, बच्चों को आप जो सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उस प्रक्रिया में यानी कि तालीमी अमल में बच्चा उकता ना जाए। बच्चों के अंदर उकताहट और ज़हनी तनाव ना पैदा हो जाए कि ये क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है और हमारे जो उस्ताद हैं यानी कि शिक्षक है वो पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बीच-बीच में रुक करके बच्चों का ऑब्जर्वेशन निरीक्षण करना है कि बच्चे सीख रहे हैं, कहीं उकता तो नहीं जा रहे हैं, ज़हनी तनाव उनके अंदर पैदा तो नहीं हो रहा है, उग तो नहीं रहे हैं ना। आपको हर 35 मिनट के बाद ये जांच करनी है, यानी कि 35 मिनट ये मिनिमम कहा गया है कि 35 मिनट आपको बच्चों को पढ़ाना है। 35 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि हम लोगों का जो दिमाग होता है ना, किसी एक चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 45 मिनट तक फोकस कर सकता है, किसी एक टॉपिक पर। ये कहा गया है हम लोगों का जो दिमाग है किसी एक मुद्दे पर, एक टॉपिक पर कितने मिनट तक फोकस कर सकता है किसी एक मुद्दे को समझने में, तो 45 मिनट तक। अगर आप लगातार 2 घंटा पढ़ रहे हैं ना, तो आप रियली में 45 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद से दिमाग खराब टाइप का होने लगता है। देखिएगा 1 घंटा के बाद आप लगातार बैठ करके पढ़िए और 1 घंटा के बाद क्या होगा, धीरे धीरे बाउंस करने लगेगा, उकताहट टाइप का फील होने लगेगा। यानी कि हम लोगों का दिमाग का जो कंसंट्रेशन पावर है, एक मुद्दे पर, एक चीज पर फोकस हो सकता है 45 मिनट। ठीक है, तो 45 मिनट आप पढ़ेंगे, उसके बाद से फिर 5 मिनट जा करके घूम करके आएंगे ना, तो फिर मूड फ्रेश हो जाएगा, तो फिर अगले 45 मिनट के लिए आप तैयार हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर बच्चों के लिए भी कहा गया है कि मिनिमम 35 मिनट तक आप पढ़ाइए और उसके बाद से बच्चों की जांच करते रहिए, मुआयना करते रहिए कि बच्चा जो है ना वो सीख रहा है, उकताहट तो फील नहीं कर रहा है। आप जो पढ़ा रहे हैं इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाइए, बच्चों को हंसा खिला करके पढ़ाइए, बोझ नहीं लगना चाहिए, यही बात कहा गया है। और फिर आगे क्या है, और साथ जो बच्चों को अपने तासुरात जाहिर करे, यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है, असातिजा होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, असातिजा, यानी कि टीचर को कहा गया है। असातिजा यानी कि जो उस्ताद है, टीचर। चलिए देखिए, असातिजा को कहा गया है, असातिजा जो बच्चों को अपने तासुरात जाहिर करने, ज़हनी सरगर्मियों और सवालों के ज़रिए सीखने की हिम्मत अफजाई करे। आप एज अ टीचर बच्चों को क्या करेंगे, बच्चों को उनके ख्यालात को जाहिर करने का मौका देंगे। आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, टॉपिक पढ़ा दिए, तो अब उसके बाद से आप मौका दीजिए कि बच्चे अपने तासुरात को जाहिर करें। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो बच्चा पूछ सके, और जब पूछे तो आप उसका जवाब बताइए, जो भी डाउट है। यानी कि बच्चों को तासुरात जाहिर करने, जहनी सरगर्मियों और सवालों के जरिए सीखने की हिम्मत अफजाई करें। बच्चा सवाल पूछ रहा है तो डांटना नहीं है कि सवाल हमसे सवाल पूछेगा, पहले से बहुत होता था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा टॉपिक पढ़ा लेने के बाद जो भी सवाल पूछ रहा है आप उसका अच्छे से जवाब दीजिए, डांटना नहीं है। सबसे पहले तो डांटना मारना मना किया गया है, ना तो आपको डांटना है, जहनी जिस्मानी तौर पर आपको सजा नहीं देनी है, प्यार से बच्चों को समझाना है। और उसके बाद से जब आप टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं तो बच्चों से सवाल कीजिए, सवाल के जरिए आप जब पूछेंगे बच्चा सवाल का जवाब देगा, और इस तरीके से आप अवलोकन कर पाएंगे कि जो टॉपिक आपने पढ़ाया है उस टॉपिक से जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो बच्चा जवाब दे पा रहा है कि नहीं, यानी कि बच्चा सही तरीके से टॉपिक को समझा है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप जो है ना एज अ टीचर बच्चों का मुआयना करेंगे, अवलोकन करेंगे, बच्चों को तासुरात जाहिर करने, जहनी सरगर्मियों और सवालों के जरिए सीखने की हिम्मत अफजाई करेंगे। आप बच्चों की हिम्मत अफजाई करेंगे। अब ऐसा नहीं कि बच्चा बीच में खड़ा होकर डाउट पूछ रहा है कि हमें इस टॉपिक पर डाउट है, आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं सर, या फिर ऐसे क्यों लिख रही हैं मैम, तो वहां पर आप डांट करके बैठाएंगे नहीं, उसकी हिम्मत अफजाई करेंगे, अच्छा ये बात है, और उसको अच्छे से क्लियर करेंगे उसके डाउट को। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद से आगे पॉइंट लिखा गया है LSRW, इसको इधर होना चाहिए था, LSRW।
LSRW। LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये जो 4 ज़बानी महारतें हैं, यानी कि जो 4 लैंग्वेज स्किल्स है, जिसको मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया है, तो इसके मज़ामीन की तदरीस, मज़ामीन की LSRW की मज़ामीन की तदरीस से होती है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसलिए बच्चों को इल्म की तामीर में उनकी बुनियादी किरदार को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो है ना कहा गया है कि बच्चों के बुनियादी किरदार को समझना है, बच्चों को समझना है आपको। बच्चा कहाँ पर फंस रहा है, कहाँ पर वो जो है उसके विकास में रुकावट आ रही है, नशोनुमा में कहाँ पर रुकावट आ रही है, बच्चों के किरदार को समझना है, बुनियादी किरदार को समझना। अब ये नहीं कि सिर्फ आप अपने तरफ से ही आप जो भी है अपना निर्णय, अपना फैसला बच्चों पर थोप रहे हैं, बच्चों की समझने की कोशिश करना है। LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इस ज़बानी महारतें हैं, इसके विकास के लिए कहा गया है कि आप बच्चों को समझे कहाँ पर वो गलती कर रहा है। ऐसे आप सभी लोग तारे ज़मीन पर फिल्म देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो देख लीजिएगा। उसमें आमिर खान है, और आमिर खान का जो है ना वो मूवी है, उसमें एक बच्चा रहता है जो हर चीज़ को, क्योंकि वो टीचर के लिए ही बना है, जितने भी टीचिंग लाइन वाली मूवी है ना उसको आप देख लिया कीजिएगा। अभी तारे ज़मीन की जगह सितारे ज़मीन पर आया था, तो तारे ज़मीन पर जो आमिर खान है उसमें क्या करता है, बच्चों, वो जो एक बच्चा रहता है सभी बच्चों से बिल्कुल वो अलग, एकदम चुपचाप बैठा रहता है, किसी भी एक्टिविटी में वो भाग नहीं लेता है, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं रहती है, वो जो है ना उल्टा लिखता है। ऐसे मान लीजिए 5 ऐसे लिखा जाता है ना, तो 5 को वो ऐसे लिखता है वो बच्चा। और क्योंकि आमिर खान टीचर के तौर पर ही गए रहते हैं, आमिर खान जो उसमें टीचर के तौर पर बच्चे को कैसे पढ़ाना है, यही चीज उस मूवी में दिखाई गई है तारे जमीन पर, और बच्चों का विकास कैसे करना है यही चीज उसमें है। तो वो क्या करता है, बच्चा 5 को उल्टा लिखता है, हर चीज को उल्टा लिखता है। जैसे कि जी ऐसे लिखा जाता है तो जी को वो इस तरह करके लिखता है, ठीक है। 6 को ऐसे लिखा जाता है तो 6 को ऐसे लिखता है। एफ को ऐसे, एफ को ऐसे लिखा जाता है तो वो एफ को ऐसे लिखता है। तो हर चीज को वो उल्टा लिखता है। यहाँ पर आमिर खान क्या करता है, उसको डांटने के बजाय समझने की कोशिश करता है, फैमिली जो रिलेशन है उसको भी समझने की कोशिश करता है, बच्चे के बुनियादी किरदार को समझने, यही बात कहा गया, बच्चे के बुनियादी किरदार को समझिए, बच्चों को समझना है कि कहाँ पर दिक्कत है जिसकी वजह से बच्चा बिल्कुल अलग रह रहा है, चुपचाप रह रहा है, अकेला रह रहा है, उसकी नशोनुमा यानी कि डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, विकास क्यों नहीं हो रहा है। ये आप उस्ताद की जिम्मेदारी है, बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप बच्चों को समझेंगे और उसकी जबानी महारत में, यानी कि जो चारों महारत है LSRW, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस चारों स्किल्स में, चारों कौशल में उसका विकास हो, इस पर आपकी जिम्मेदारी है। आप बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट करें बच्चे में, चारों चीज़ों में उसका विकास होना चाहिए, विकसित करें ये चारों कौशल, ये चारों स्किल्स जो है ना बच्चों में विकसित करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इस तरीके से आमिर खान जो है वो बच्चों के बुनियादी किरदार को, उस वो जो बच्चा रहता है उसके बुनियादी किरदार को समझता है और इन द लास्ट वो उसका हल निकालता है, और यही चीज़ उसमें दिखाई भी गई है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा है से लेसानी फार्मूला। से लेसानी फार्मूला का मतलब क्या, देखिए बच्चों को आपको किस फॉर्मूला के तहत पढ़ाना है, तो यहाँ पर इस NCF 2005 में कहा गया है से लिसानी फॉर्मूला के तहत पढ़ाना है। से लिसानी का मतलब, से का मतलब होता है 3 यानी कि 3, और लिसानी यानी कि लैंग्वेज, फॉर्मूला तो फॉर्मूला तो लिख दिया गया है। से लिसानी फॉर्मूला यानी कि त्रिभाषा सूत्र, यानी कि नाम ही में है 3 से, यानी कि इसमें 3 भाषा होगा, कितना, 3। और इसी त्रिभाषी सूत्र के तहत, इसी से लिसानी फॉर्मूला के तहत आपको बच्चों को पढ़ाना है। इसमें पहले नंबर पर कौन सी भाषा, कौन सी जुबान आ जाएगी, तो बच्चे की मादरी जुबान आ जाएगी, मादरी जुबान। दूसरे नंबर पर, जैसे कि मान लीजिए बच्चे का मादरी जुबान, फर्स्ट जो लैंग्वेज है, मातृभाषा, वो है भोजपुरी। बच्चा जिस परिवार में, जिस खानदान में पैदा हुआ,
भोजपुरी बोला जाता था। तो बच्चा अपने परिवार वालों से भोजपुरी सुन सुनकर भोजपुरी बोलना सीख गया, तो उसकी मादरी जुबान भोजपुरी हो गई। तो सेकंड लैंग्वेज पर कौन सी जुबान आएगी दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर वो जुबान आएगी जो वो दूसरे नंबर पर सीखता है, जैसे कि हिंदी। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? हिंदी आ जाएगा। यानी कि जो राजकीय भाषा है, क्या है? राजकीय भाषा हम लोग की हिंदी है। तो दूसरे नंबर पर हिंदी आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर कौन सी भाषा? तो वो हो जाएगा तीसरे नंबर पर इंग्लिश। फिर तीसरे नंबर पर इंग्लिश सीखता है ना बच्चा, जो उसकी रुचि हो तीसरे नंबर पर सीखने की कोशिश करे, तो वो हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है। तो इस तरीके से थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला यानी कि त्रिभाषा सूत्र के तहत, यानी कि से लेसानी फॉर्मूला के तहत बच्चे को आपको पढ़ाना है। सबसे पहले बच्चे को उसके मादरी जबान में समझाना है, और तब उसको राजकीय भाषा यानी कि हिंदी लैंग्वेज पर लेकर के जाना है। फिर इंग्लिश में भी आप चाहें, यानी कि इसी त्रिभाषी भाषा सूत्र का यूज करना है और आपको बच्चों को समझाना है। ठीक है। अब मान लीजिए बच्चे की मादरी जुबान हिंदी है, बच्चा जिस परिवार में पैदा हुआ, तो वहाँ परिवार वाले हिंदी बोलते थे, तो बच्चा हिंदी बोलना सीख गया। तो यहाँ पर त्रिभाषा यानी कि से लिसानी फॉर्मूला में पहले नंबर पर कौन सी भाषा आएगी, जरा बताइए? पहले नंबर पर मादरी जुबान, और बच्चे की मादरी जुबान क्या है? हिंदी। तो हिंदी हो जाएगा। हेलो। चलिए, तो देखिए, बच्चा का मादरी जुबान हिंदी है, तो पहले नंबर पर कौन सी जुबान आ जाएगी? हिंदी। उसके बाद से अगर बात की जाए, तो दूसरे नंबर पर मान लीजिए इंग्लिश हो सकता है। हिंदी के बाद वो अगर दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? इंग्लिश आ जाएगा। दूसरे नंबर पर जो भाषा आएगी वो इंग्लिश हो जाएगी। और फिर तीसरे नंबर पर हो सकता है कि बच्चा बंगाली सीखता हो, उड़िया सीखता हो, कन्नड़ सीखता हो, तो तीसरे नंबर पर तीसरी भाषा हो जाएगी। तो इसी तरीके से है से लेसानी फॉर्मूला, इसी को कहते हैं थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र। इसी के तहत आपको बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद से हाँ, उर्दू भी हो सकता है। पहला लैंग्वेज हिंदी है तो दूसरा लैंग्वेज उर्दू भी हो सकता है, तीसरा लैंग्वेज इंग्लिश हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक। उसके बाद से यहाँ पर फिर कहा गया है कि एनसीएफ 2005 के मुताबिक, एनसीएफ 2005 के मुताबिक उस्ताद एक सहूलतकार होता है। वही बात है, सहूलतकार को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर, जो यहाँ पर लिखा हुआ था ये। आपसे सवाल पूछेगा कि एनसीएफ 2005 के मुताबिक उस्ताद क्या होता है, तो उस्ताद एक सहूलतकार होता है, फैसिलिटेटर होता है। वो बच्चे को फैसिलिटी देगा, मौका देगा, वक्त देगा और आज़ादी देगा। ठीक है। क्योंकि उसका किरदार सीखने का ऐसा माहौल पैदा करना होता है, यानी कि उस्ताद का किरदार होता है, कैरेक्टर होता है
कि सीखने का ऐसा माहौल पैदा करना जहां बच्चे खुद अपनी हकीकी सलाहियत का इदराक कर सके और इल्म को मानी दे सके। मानी ऐसे होना चाहिए इनसे, तो मानी दे सके, जहां बच्चे खुद उनके ऊपर, जब आप फैसिलिटी देंगे तो बच्चा खुद सोचेगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो मेंटली जो है ना वो मजबूत होगा, उसका विकास होगा, नशोनुमा होगा। तो ये कहा गया है। फिर आगे कहा गया है कि इसके मुताबिक बच्चे की गलतियां, गलतियत लिख दिया गया है, ओके इसको काट देते हैं, गलतियां रहेगा। जो बच्चा गलती करता है ना, तो एनसीएफ 2005 के मुताबिक कहा गया है कि बच्चे की जो गलतियां हैं वो तदरीसी आमोजिशी अमल में अहमियत के हामिल है, क्योंकि गलतियां बच्चों की बसीरत देती है और आमोजिश का इशारिया होती है। क्या कहा गया है, अगर बच्चा जो है आमोजिश के दौरान यानी कि सीखने के दौरान गलती कर रहा है, तो वो जो गलती है, गलतियां आमोजिश का इशारिया है, यानी कि वो इशारा कर रही हैं कि बच्चा सीख रहा है और सीखना चाहता है। बच्चा जब गलतियां कर रहा है तो डांटना नहीं है। हम्म, ये बता रहा है गलतियां जो कर रहा है बच्चा, तो ये गलतियां ही बता रही हैं कि बच्चा आमोजिश यानी कि अधिगम की तरफ बढ़ रहा है, बच्चा सीख रहा है, यानी कि आमोजिश का इशारिया है, ये कहा गया है। फिर अगला पॉइंट है कि गलतियों को फौरन दुरुस्त नहीं करना चाहिए। ये एनसीएफ 2005 के मुताबिक कहा गया है कि जब बच्चा गलती कर रहा है तो तुरंत आपको नहीं सुधार देना है, तुरंत सही नहीं बता देना है, ऐसा नहीं करना है, बल्कि सबक के खत्म होने के बाद बगैर किसी किसी बच्चे का नाम लिए गलतियों का तज्जिया करना है। समझ में आया? हेलो, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है ना, इसी वजह से प्रोनाउंसिएशन में भी हमारी जो आवाज है वो अच्छी नहीं आ रही होगी, तो थोड़ा मैनेज करके चलिएगा आप लोग, ठीक है? अच्छे से क्लियरली नहीं बोला पाता है, बोल नहीं पाती हूँ जब सर्दी जुकाम होता है, तो कोई बात नहीं है, देखिएगा ध्यान से। गलतियों को फौरन दुरुस्त नहीं करना है, बल्कि जब आप जो है ना सबक कंप्लीट करा दे, खत्म करा दे, उसके बाद में बिना नाम लिए आपको खुद से बताना है, ताकि बच्चा वहां पर खुद से ही समझे, अच्छा मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी, ठीक है? तो ये हो गया अगला पॉइंट। फिर यहाँ पर कहा गया है कि उस्ताद और तलबा दोनों के लिए फीडबैक का काम करती है। कौन? गलतियाँ, जो गलतियाँ हैं, बच्चा गलती करता है तो उस्ताद यानी कि टीचर और तलबा यानी कि छात्र, दोनों के लिए फीडबैक का काम करती है। जब गलती बच्चा करेगा तो आपको पता चलेगा कि बच्चे गलती कहाँ कर रहे हैं, इस तरह से बच्चे को भी पता चलेगा कि हमने यहाँ पर गलती की है, और आपको भी पता चलेगा कि आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाना चाहिए था, ताकि बच्चा गलती ना करे, और बढ़िया तरीके से। यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए फीडबैक का काम करती है गलतियाँ, पता चलता है दोनों को कि हमने गलती कहाँ की थी, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी, दोनों को पता चलता है अब यहाँ पर ऐसी गलती नहीं करनी है। फिर आगे देखिए क्या लिखा गया है। एनसीएफ 2005 के मुताबिक बच्चे फेल नहीं होते हैं, बल्कि पूरा का पूरा निजाम फेल होता है। आपसे पूछेगा कि एनसीएफ 2005 के मुताबिक बच्चे फेल होते हैं तो क्या होता है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा निजाम फेल होता है। वेरी गुड। तो याद रखिएगा, इस एनसीएफ के मुताबिक बच्चे फेल नहीं होते हैं बल्कि निजाम फेल होता है। आप कैसे पढ़ाए कि बच्चा फेल हो गया? आप फेल हो गए, आपने सही तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ाया, बच्चों का विकास नहीं किया, गलती आपकी है, बच्चे की गलती नहीं है। ये कहा गया है यहाँ पर एनसीएफ 2005 में, ठीक है? और फिर यहाँ पर अगला पॉइंट कहा गया है, हिंदुस्तानी समाज की कसीर लिसानियत को स्कूल ही जिंदगी के एक एहसासे के तौर पर लिया जाए। यानी कि बहुभाषिक क्लास चल रही है, यानी कि बहुत सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो उसको बोझ की तरह नहीं लेना है कि
कसीर लिसानियत क्लास है, यानी कि बहुभाषिक अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, कैसे हम पढ़ाएं उसे। आप जो है ना खुद से आप सोचेंगे कि कैसे अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो उनको आप कैसे सिखाएं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि उसको एहसासे के तौर पर लेना है आपको। ये अगला पॉइंट है। कसीर लिसानियत का मतलब होता है बहुभाषिक, यानी कि क्लास में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं। तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो। ठीक है। वेरी गुड। ठीक। क्यों यहाँ पर असासे के तौर पर लिया जाए, यानी कि उस्ताद को कहा जा रहा है कि अगर अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं क्लास में तो उसे आप क्या करेंगे, असासे के तौर पर एज ए सामग्री यूज करेंगे। यानी कि आपको भी अलग अलग भाषा बोलने वाले जो बच्चे हैं उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि घड़ी है तो घड़ी को क्या कहते हैं दूसरी भाषा में, अलग अलग जो बच्चे हैं अलग अलग भाषा बोलने वाले उसे एज ए सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करना है और बच्चे को सिखाना है, उसे बोझ नहीं समझना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले यानी कि बहुभाषिक क्लास चल रहा है तो वहाँ पर आप टॉपिक को कैसे समझाएं। ठीक है। फिर आगे है अगला पॉइंट, जात पात, जिन्स, अकीदा और मजहब से कतई नज़र होकर हर एक के लिए तालीम के यकसा मौके फराहम की जाए। यानी कि किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव आपको नहीं करना है, ना जात पात को लेकर, ना ऊंच नीच को लेकर, ना जेंडर को लेकर के, ना मजहब को लेकर के, किसी भी तरह का आपको भेदभाव नहीं करना है। आपको सभी बच्चों को समान का यकसा यकसा मौके फराहम करना है। सभी बच्चों को एकदम बराबर आप देखेंगे, आपके लिए सभी बच्चे समान, एकदम यकसा, बराबर, किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर है आगे तदरीसी उसूल, ठोस से मुजर्रद, यानी मालूम से नामालूम का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि वही मैंने आप लोगों को बताया, इस्तिकराजी और इस्तिकराई तरीका मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रोल ऑफ ग्रामर में। यानी कि आपको बच्चों को मालूम से नामालूम की तरफ लेकर के जाना है। पहले बच्चों को मिसाल दे करके समझा दीजिए और तब उसे उसूल यानी कि रूल याद करवाइए। यानी कि जो बच्चे को मालूम है उसका एग्जाम्पल देते हुए नामालूम की तरफ लेकर जाइए। यानी कि जो चीजें बच्चा नहीं जानता है वो चीज समझा दीजिए। जो बच्चा मालूम जो बच्चे को मालूम है उसको उसका एग्जाम्पल देते हुए ना मालूम की तरफ लेकर के जाना है। यानी कि जो बच्चा नहीं जानता है उसको भी बता देना है। ना मालूम से ना मालूम की तरफ आपको बच्चों को लेकर के जाना है और इसी तरीके का ज्यादा आपको इस्तेमाल करना है। ये कहा गया है एनसीएफ 2005 में। तो ये सारे पॉइंट्स थे एनसीएफ 2005 का। यही तो है कौमी दरसियात का खाका 2005। इसमें टोटल 5 चैप्टर है, याद रखिएगा। टोटल के टोटल कितने चैप्टर, तो 5 चैप्टर, यानी कि 5 सबक है। इसमें पूरा का पूरा ये छोटा नहीं है। ये तो मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। अगर एनसीएफ 2005 का आप पढ़ने जाएंगे ना, पूरा का पूरा 5 चैप्टर को पढ़ने जाएंगे, बहुत लंबा है। क्योंकि इसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है, पूरा अमल बताया गया है कि स्कूल को कैसे चलाना है बेहतर तरीके से, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा का पूरा जो है ना हर एक पॉइंट को लिख दिया गया है। तो पूरा पढ़ने जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, दिन से रात हो जाएगा, रात से दिन हो जाएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिससे आप लोगों के सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। इसमें टोटल 5 चैप्टर है, याद रखिएगा। ये भी 2005 में आया भी था और इसमें टोटल 5 चैप्टर।